क्या हुआ? कोई नहीं, गर्मी से सारे मर जाएंगे। खैर, तो मुझे ये बताइए, आपकी लास्ट टाइम हमने कहाँ तक टॉपिक कर लिया था जी? मार्च तक, है ना? तो जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम, यानी सन। सन में हाइड्रोजन कितनी थी जी? हीलियम कितनी थी? 0.5%। अदर पार्ट कितना था इसमें? 2.5%। ये बात मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई है कि जिस भी तारे में हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वो तारा उतनी ही अभी यंग एज में है अपने, या यंग है ना, या यंग स्टेज में है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस जितनी ज्यादा है, इसमें 71% है, इसका मतलब ये अभी काफी लंबा चलेगा। सपोज इसमें हाइड्रोजन 4-5% ही रह जाती तो एनर्जी तो इसमें होती ही नहीं, है ना? क्योंकि सूरज में एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन से हीलियम का चेंज होना, और इस प्रोसेस में, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं ना इसको। और इस प्रोसेस में क्या होता है? बड़े लेवल पे एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन नहीं होगी तो हीलियम में कन्वर्ट कैसे होगी, तो एनर्जी कैसे आएगी, है ना? तो सूरज में एनर्जी का सोर्स मेन क्या हो जाएगा? यानी हाइड्रोजन ही होगा ना, प्रॉपर बेस। तो जब ये कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी नहीं बचेगी, और जब एनर्जी नहीं बचेगी तो साइज बढ़ता जाएगा इसका धीरे धीरे, है ना? रेड साइज आ जाएगा एक बार में, है ना, लाइट रेड। उसके बाद में ब्लास्ट हो जाएगा इसमें, और ब्लास्ट होने के बाद में क्या होगा जी? उसी को नोवा सुपरनोवा बोलते हैं, तारे के मरने की अवस्था। तो ये अच्छी बात है कि अभी हमारा सूरज बहुत चलेगा, यानी करोड़ों साल चलेगा। क्लियर? ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कुछ प्लेनेट थे, इन बताइए इसका नाम क्या था? मरकरी। ये भाई साहब कौन से थे? वीनस। ये धरती यानी अर्थ जिसको बोलते हैं, ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने बोला था कि इनके चारों तरफ रिंग्स थी, यानी रिंग्स। रिंग्स यानी वलय, वलय यानी छल्ले, वलय यानी छल्ले। और आप लोगों को मैंने बोला भी था कि भाई मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। रिवाइज किया है ना आप लोगों ने? मैंने ये कराया है आपको, और मैंने ये भी बताया था आपको कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यानी एक क्षुद्र ग्रह बेटी, इनका नाम मरकरी था। हम लोग पढ़ चुके हैं बुध के बारे में। यस, क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपका हिंदी मीडियम, ओके ओके ललित, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह है जी, है ना? क्षुद्र ग्रह पेटी। मरकरी यानी बुध, ये वीनस यानी शुक्र, ये अर्थ यानी पृथ्वी, ये मार्स, MARS, मार्स यानी मंगल। ठीक है? ये थे हमारे पास में जुपिटर, इनको ज्ञान का देवता भी बोला जाता है, ऐसा कहते हैं। बृहस्पति, ये सैटर्न, इनको न्याय का देवता भी बोलते हैं शास्त्रों में। सैटर्न यानी शनि, इसलिए जो लोग गलत कर्म करते हैं उनको शनि महाराज सजा देते हैं, ऐसी मान्यता है। यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। ठीक है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? यस। देखो ललित, बताऊं बातें क्या हैं अब। इसके पीछे ना कई थ्योरी आती है। ग्रह जैसे बन रहे थे तो आपस में टकरा भी रहे थे, है ना? जब टकरा रहे थे तो आपको पता है कि उनसे कुछ ना कुछ तो कण अलग हुए होंगे टकराने के बाद में। हर प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटी फील्ड होता है, तो उन्होंने उनको दूर ज्यादा जाने नहीं दिया।
तो उसी के पास में रखा, तो प्रॉपर चक्कर काटते काटते एक लाइन में आ गए, तो वो पूरी एक बेल्ट बन गई, तो उसी को आपने छल्ला बोल दिया, है ना। बड़े लेवल पे शनि के छल्ले दिखाई देते हैं आपको, लेकिन इन चारों के चारों तरफ क्या है, रिंग्स दिखाई पड़ती हैं आपको, स्पष्ट रूप से मिलते हैं किसके पास, शनि के पास में। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट, ऐसा इनके पास में कुछ थ्योरियां ये कहती हैं, ठीक है ना जी। है, इनका तात्पर्य ये है ललित, जैसे आपको पता है कि मरकरी की अपनी अपनी सबकी ऑर्बिट है, ऑर्बिट समझते हैं आप ललित, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, कक्षा का मतलब एक तरीके से रास्ता समझने के लिए ना, जैसे एक तरीके से आपका रास्ता, जैसे आपको यहां से, आप कहां पे हैं फिलहाल, मुखर्जी नगर में, आपको जाना है जेटीबी नगर, तो कैसे जाएंगे आप, बाय रोड। ये रोड क्या है, ये रोड आपकी ऑर्बिट है ना। ऐसे ही कोई भी ग्रह जिस ऑर्बिट पे चल के या जिससे होते हुए या जिस पर चलते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है, उसी को ऑर्बिट बोलते हैं आप। ऐसे सभी की अपनी अपनी ऑर्बिट है ना, दिखती नहीं है कि भाई ये ऑर्बिट है उसकी, हमने माना हुआ है कि हाँ भाई ये ऐसे जा रहा है, तो ये इसका भी कोई रास्ता होगा, उसको हम ऑर्बिट नाम दे देते हैं। तो ये सभी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सूरज हमारी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी जिसको बोलते हैं, क्लियर। ऐसी एस्ट्रॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में है, लेकिन ये भी सूरज के चारों ओर है, बात समझ आ रही है। कॉमेट, धूमकेतु, वो भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे के सारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, पूरी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूरज एक गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग ललित 22 से 25 करोड़ साल लेता है, और उसी को बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, है ना, होता है ना कॉस्मिक ईयर क्या है, लाइट ईयर क्या है, वो सभी हम लोग देखेंगे अभी, है ना। सो डोंट टेक चिंता, डाउट कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, ठीक है ना। तो यहां तक आप पहले इतना नोट करो आप ललित इसको, और फिर देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या कर लिया था, शिवा का बोलो, मरकरी कर लिया था, वीनस कर लिया था, अर्थ, मार्स कराना था ना आज, तो मार्स से हेडिंग लिखेंगे आप ललित, आप तब तक इसको नोट कर लो यहां तक का ना पूरा। ये आपकी फेयर कॉपी है, ये फेयर कॉपी है, सारे काम इसी में हो रहे हैं आपके। अच्छा ज्योग्राफी की है, कोशिश करो लाइन वाली कॉपी ना रखो आप, है ना, ऐसी रखो, हाँ प्लेन वाली रखेंगे A4 साइज में, जैसे ये है ऐसे A4 साइज, वो ज्यादा अच्छा रहता है, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ लाइन बाई लाइन है ना, अक्षर मिला के, ठीक है कोई बात नहीं। ललित जल्दी से नोट करो इसको, और ध्यान देना आप सभी की सेपरेट कॉपी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक ही कॉपी को सारी जिम्मेदारी दे के बैठे हो, नहीं, एक कॉपी है उसमें 2-3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, आपका मन किया पढ़ने का इंडियन पॉलिटी, है ना, लेकिन खुल गया मैथ, उसी में गणित खुल गया, अब आप जी उसमें अपना दूधिये को सोल्व करने में लग गए, है ना। एक दूधिये ने दूध में पानी इतना मिलाया, बताइए कितना % प्रॉफिट होगा, बात समझ आई, तो आप रास्ते से भटक जाएंगे। या रीजनिंग भी उसी में चल रही है, आप पढ़ने बैठे इकोनॉमिक्स, लेकिन रीजनिंग खुल गई, है ना। बताइए फलाने की चाची की, ताई की, बहू की, बेटी की, फूफी क्या लगी, अब आपका दिमाग कंफ्यूज, है ना, आप उसी में, अब आपका दिमाग खराब, पढ़ने क्या बैठे थे आप, इकोनॉमिक्स, लेकिन अब पढ़ क्या रहे हो, रीजनिंग, ये भी नहीं होगी अगर अच्छे से बेसिक क्लियर नहीं है, वो तो आपने छोड़ ही दिया, तो कुछ भी नहीं हुआ, और हमें रिजल्ट क्या मिला, दिमाग खराब, है ना। यस ललित, नहीं ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पड़ेगी ललित, देखो डायग्राम में देखो आप, मार्स एंड जुपिटर मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ती हैं आपकी क्या, क्षुद्र ग्रह पेटी, ठीक है ना इनको, और ऐसे ये क्या है, इनका नाम है जी कूपर बेल्ट, मैं आपके लिए हिंदी में लिख देता हूं, कूपर बेल्ट, बेल्ट का मतलब पेटी, है ना, कूपर पेटी, तो शिवा का बात है नहीं, देखो कूपर बेल्ट और क्षुद्र ग्रह पेटी, इन दोनों के बीच में हमारे पास में 4 ग्रह हैं ललित, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण,
क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे ना कई तरीके से पूछते हैं, मैंने बताया भी है कि भाई किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके सोलर सिस्टम से। ठीक है, साइज के हिसाब से, जैसे ये सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे ये बड़ा, तीसरे नंबर पे ये बड़ा, चौथे नंबर पे ये बड़ा, तो पांचवें नंबर पे हमारी पृथ्वी बड़ी हो जाएगी, छठे नंबर पे शुक्र हो जाएगा, सातवें नंबर पे मंगल, और आठवें नंबर पे बुध। यानी बुध सबसे छोटा ग्रह भी है हमारे पास में, और आठवें नंबर का सबसे बड़ा भी है। बात तो एक ही है ना, ठीक है ना? तो आप इसको अभी इतना ही बनाइए ललित, और बाकी यहां से जो आपसे रह गया है वो आप इनकी कॉपी से नोट कर लेना, और बाकी कहीं भी अगर समझ में ना आए तो फिर मैं तो हूं ही, है ना, मैं समझाऊंगा आपको। और वैसे भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये लाइव भी चल रही है ऐप पे, तो आप सभी के नाम भी लोग सुन रहे होंगे। तो यहां तक कोई डाउट? ओके, हेडिंग डालेंगे मार्स। जैसे आपने कहीं पे ये मार्स लिखा होगा, मार्स यानी मंगल, ठीक है, जहां पे भी आपने मंगल लिखा होगा, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट हैज टू सैटेलाइट, इट हैज टू सैटेलाइट, इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं। ध्यान देना, एक शब्द है आपके लिए उपग्रह, ठीक है, उपग्रह यानी जो ग्रह के चारों चक्कर लगाएगा, जो प्लेनेट के चारों चक्कर लगाएगा। ध्यान देना, सैटेलाइट चक्कर लगाते किसके चारों तरफ? प्लेनेट के चारों तरफ, ग्रह के चारों तरफ। ग्रह किसके चारों चक्कर लगाएंगे? सूरज के। सूरज किसके चारों चक्कर लगाएगा? गैलेक्सी के चारों चक्कर, है ना? अब ये नहीं पूछना कि ये चक्कर लगाते क्यों है, ठीक है ना? ध्यान देना, हम लोगों ने जो देखा हमने उसको एज इट इज एक्सप्लेन किया, यही साइंस होती है आपकी, ठीक है? साइंस क्या है? साइंस ये कि जो आपने देखा उसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना? जो आपने देखा उसको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज साइंस, यही तो है ना? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, या फिर से या फिर किसी चीज का भी एक व्यवस्थित अध्ययन साइंस कहलाता है ना? फिजिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिजिक्स क्या है? हाउ मैटर्स बिहेव इन स्पेस एंड टाइम, यही तो है कि भाई कोई भी पदार्थ स्पेस यानी जगह, टाइम यानी समय में कैसे व्यवहार करता है। बात समझ आ रही है? नहीं, इसी के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5। बात समझ आ रही है? तो अब ये क्यों चक्कर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये सब अभी अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में एग्जैक्ट कोई थ्योरी नहीं दे पाया है। बिग बैंग थ्योरी हुई थी या नहीं हुई थी, ये भी हमारा अनुमान ही तो है नहीं? हमारा जन्म कब से हुआ? लगभग हमारी उम्र कितनी हो गई होगी इस धरती पे? भाई लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख साल पहले से आदमियों ने या मानवों ने धरती पे कुछ काम धंधे करने शुरू कर दिए थे, आदि मानव टाइप के लोग, है ना, प्रॉपर वे में। हालांकि उससे पहले देखे तो मतलब कुछ करोड़ों साल पहले से भी जीवन है यहाँ पे, लेकिन एक्टिविटी तो होनी शुरू हो गई थी। ओके, तो हम लोगों ने अनुमान ही लगाया है ना कि भाई जहां पे हम रहते हैं कैसे बनी होगी, हमारा दिमाग है कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने अपने अपने अनुमान दे दिए कि भाई ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ये हुआ होगा। एग्जैक्ट किसी ने देखा नहीं, ठीक है ना? इसलिए सब्जेक्ट और साइंस में फर्क होता है, सब्जेक्ट बड़ा एरिया होता है बजाय साइंस, ठीक है जी? ओके, तो उपग्रह, उपग्रह जहां पे भी लिखा हुआ, अपने आपकी समझ के लिए बता रहा हूं, उपग्रह को आप सैटेलाइट भी बोलते हो, उपग्रह को आप ल्यूनर भी बोलते हो, उपग्रह को आप क्या बोलते हो? मून भी बोलते हो, है ना? दीज ऑल नेम्स आर सेम, या कह सकते हैं सिनोनिम कह सकते हैं, राइट? तो उपग्रह का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि जी ये तो जी इसमें चंद्रमा पूछा है, मून, मून का मतलब क्या होता है? मून का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब उपग्रह, उपग्रह का मतलब सैटेलाइट, मतलब ल्यूनर, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। शिवा का गलत लिख रही हैं आप, देखो डायग्राम मैंने जैसे बनाया ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे बनाओ, ऐसे ही। कहां पे? अच्छा एक बार और बनाओ इसको, एक बार और बनाओ। डायग्राम बनाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है ना,
तो उपग्रह जहां पे भी लिखा है आपने, ये तो आपने लिखा यहां पे इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह, दो कौन कौन से हैं? एक है फोबोस और एक है डीमोस। ठीक, इनको हिंदी में भी डीमोस बोलते हैं ललित, और इसको हिंदी में भी फोबोस बोलते हैं, ये नाम है फोबोस। अच्छा, फोबोस और डीमोस की खास बात बोलो। देखो, डीमोस जहां पे भी लिखा होगा आपने, उसके नीचे आप लिखेंगे क्या? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, है ना, सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, अभी देखेंगे उसको। तो आप पहले इतना नोट करो, मैंने लिखाया है कि इसके दो उपग्रह हैं। जहां पे दो उपग्रह लिखा आपने, दो उपग्रह को अंडरलाइन करिए आप, और वहां पे डायग्राम बनाइए। शाबाश। अच्छा, मेरा टोकना आपको बुरा तो नहीं लगता ना? क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। अरे वाह मंजीत, बिल्कुल बढ़िया। इनका कौन बनाएगा, समझ देखो। सैटेलाइट को मून भी बोलते हैं, ल्यूनार भी बोलते हैं। ठीक, हो गया। ओके, इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? फोबस, फोबोस एंड डिमोस। डिमोस क्या है? सबसे छोटा। अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। मार्स में नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। जहां पे आपने रेड प्लेनेट लिखा, आपने लिखा होगा रेड प्लेनेट, राइट। रेड प्लेनेट जहां पे भी आपने लिखा, इसके नीचे लिखेंगे यहां पे हल्का सा, किस लिए आप इसको रेड बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, ओके, हिंदी में बोलते हैं लोह तत्व। ललित, आपने लिखा होगा कि इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो जहां पे लाल ग्रह लिखा आपने, लाल ग्रह को अंडरलाइन करिए, और उसके नीचे आप लिखेंगे लोह तत्व की उपस्थिति के कारण, है ना, लोह तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा है? लाल है। नहीं, देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट है, राइट। ललित, अगर मैं बोलूं कि उपग्रह हमारे पास में दो तरह के होते हैं, है ना, सिंपल मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो, सैटेलाइट की मैं बात करता हूं, यहां पे कुछ बातें बताई दूं आपको। सैटेलाइट यानी एक तो होता है ललित नेचुरल सैटेलाइट, है ना, एक होता है मैन मेड, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट, मैन मेड सैटेलाइट। यानी कि ये, इनको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह, जो मनुष्यों ने बनाए हैं अपने फायदे के लिए। ये है प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक अच्छा, प्राकृतिक जैसे आपका मून है, मून कौन सा? अर्थ वाला, है ना, जैसे आपने फोबोस और डीमोस देखे हैं, ये तो नाम है। तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे पास? है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दिया उसको प्राकृतिक बोलते हैं। क्लियर है? नहीं, बाहर 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 बाहर, उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं मंगल ग्रह के चारों ओर। जैसे ये आपका मंगल है, ठीक है, इसकी ऑर्बिट है सपोज ये, तो ये इसके चारों ओर घूमते, सपोज एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इसे, है ना, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये है। नहीं, ये नेचुरल है, यहां पे मैंने देखो लिखा है नेचुरल, ठीक है। कृत्रिम कौन से हो जाएंगे? जो
आदमियों ने या मनुष्यों ने या मानव जाति ने अपने फायदे के लिए, अपने विकास में इनका योगदान देखते हुए इनको स्पेस में भेजा, उनको आप लोग क्या बोल देंगे? कृत्रिम। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने क्या देखा था? चंद्रयान, है ना। चंद्रयान फर्स्ट हम लोगों ने कब भेजा था? 2008 में। चंद्रयान 2 हम लोगों ने कब भेजा था? बोलो 2019 में। चंद्रयान 3 हमने कब भेजा था? बोलो चंद्रयान 3 यानी 2023 में, है ना, अगस्त 2023 में। ऐसे ही जैसे मंगलयान मिशन, अभी हम लोग देखेंगे। मंगलयान पहला मिशन कब भेजा था हमने? 2014 में या 13-14 में, 14 तक पहुंच गया था वहां पे। मंगलयान 2 अभी हम भेजने वाले हैं कब? अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में, कभी भी 2024 में, लैटर हाफ ऑफ 2024, है ना। जैसे जैसे अमेरिका ने एक मिशन भेजा परसेवरेंस, है ना, परसेवरेंस। जैसे चाइना ने एक मिशन भेजा तियानवेन, तियानवेन फर्स्ट। जैसे जी थैंक यू। जैसे उन्होंने एक मिशन भेजा क्या? तियानवेन फर्स्ट, चाइना ने। जैसे होप मिशन भेजा किसने? यूएई ने। यूएई, चाइना एंड यूएसए। तो ये सारे के सारे मिशन कौन से थे? बोलो कृत्रिम वाले, है ना, जो हम लोगों ने अपने फायदे के लिए भेजे थे। यहां पे कोई डाउट तो नहीं है? दूसरी बात, थोड़ी सी बात और बता दूं मैं आपको, और ये सारी बातें आपको नोट करनी है। जैसे सपोज ये हमारी अर्थ है ना, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं तो ये हमारी अर्थ है, ठीक। अगर यहां पे हम लोग देखें, ये क्या है? सरफेस, है ना। सरफेस यानी धरातल जहां पे आप लोग बैठे हो अभी, क्लियर। सरफेस से लेके लगभग 100 किलोमीटर, है ना, और सरफेस से लेके लगभग 400 किलोमीटर, दोनों ही बातें याद रखनी है। जैसे अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड टेक, तो हमारे पास में 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई या 100 किलोमीटर तक के एरिया, 100 किलोमीटर तक के एरिया, ठीक, यहां से ऊपर आपका स्पेस शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप देखें तो 400 किलोमीटर से ऊपर आपका स्पेस शुरू हो जाता है। बात समझ आई है? इतनी आगे मैं और बताऊं। जैसे अगर आप 400 किलोमीटर से नीचे कोई भी सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? बोलो साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। 400 किलोमीटर से ऊंचाई पे अगर कोई भी छोड़ेंगे आप सैटेलाइट, तो उसको आप सैटेलाइट बोलेंगे, ना कि साउंडिंग रॉकेट। इतनी बात समझ आई आपको? पहली बात। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये है चंद्रमा, ठीक है, मून, या इसे आप यहां पे मार्स कह लो, मार्स यानी मंगल, क्लियर। तो भाई जाहिर सी बात है, इनका भी अपना एक अलग एटमॉस्फेयर होगा, कि नहीं होगा? ठीक है। अब यहां पे जो भी हम लोग मिशन भेजेंगे, या पहले मैं एक बात आपको जो है बता दूं, इस एटमॉस्फेयर को यहां के जो दूसरे ग्रह का स्पेस होगा, ठीक है, जैसे ये मार्स का स्पेस है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब जहां पे ग्रेविटी लगभग 0 रहती है, उसको स्पेस बोला जाता है, तो इसे आप लोग बोल देंगे जी क्या? डीप स्पेस, ठीक है। तो डीप स्पेस क्या है? दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष। ये बात समझ आ रही है बातें? मंजीत, क्या है डीप स्पेस? दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष। बात समझ आई? अब दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष में भी तो हम लोग मिशन लॉन्च करेंगे।
अब ये सारे मिशन हम लोगों ने यहीं तो लॉन्च किए थे ना, मार्स पे। तो दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष, जिसको डीप स्पेस बोलते हैं, वहां पे जो भी मिशन लॉन्च करेंगे हम, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं जी? प्रोब, PROBE, प्रोब। इसका मतलब जितने भी हमने चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, जो भी हम लोग भेजेंगे आगे, जूनो मिशन भेजा था हमने पहले, है ना, हमने मतलब अमेरिका ने, नासा ने, तो वो सब मिशन कौन से थे? डीप स्पेस मिशन थे, और उनको प्रोब बोला जाएगा। बात समझ आई? जैसे हम लोग मंगलयान भेजने वाले हैं अभी, 2024 के एंड तक भेज देंगे, तो हमारा मिशन कैसा होगा? डीप स्पेस मिशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोब, ना कि सैटेलाइट। दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष में जब भी कोई मिशन भेजा जाता है तो उसको सैटेलाइट नहीं बोलते, उसको प्रोब बोला जाता है। इसका मतलब ये सारे क्या थे? प्रोब थे? नहीं थे। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या थे जी? आपके प्रोब थे। ललित, जो आपने पूछा ना, ये मैंने सारा उसी को समझाया है, ठीक है? तो यहां तक कोई इश्यू? क्या नहीं आ रही है शिवा का, मुझे बोलो। अरे भगवान, ये बात कैसी है? अच्छा, वो भी, अरे बताइए तो। नहीं, टॉपिक से अलग है। नहीं, ललित ने जो पूछा मैंने उसी को थोड़ा सा बढ़ा के बताया है आपको। ये सब बातें याद रखने की नहीं है, ठीक है? याद रह जाए आपकी तो बड़ी अच्छी बात है। जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ये तब पढ़ते हैं आप। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है। जियो स्टेशनरी में भी 3 कैटेगरी हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है ना, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, है ना, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट। नहीं, स्पेस, स्पेस मतलब स्पेस, अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष। देखो अंतरिक्ष तो, देखो भाई, आप बाहर जाएंगे तो पूरा अंतरिक्ष ही तो है, स्पेस ही तो है। अब हम लोगों ने अपनी समझ के लिए, अपने आप को समझाने के लिए क्या किया? अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नहीं, मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है। यस, मुझे एक बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे हम मानव जाति तो हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सभी मानव जाति हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया? अब मानव जाति को अलग अलग कैटेगरी में अब डिवाइड किया कि नहीं, जिसको आप उपजाति या फिर प्रजाति बोलते हैं, है ना। जैसे निग्रोइड आपको अलग मिलेंगे, काकेशियाड आपको अलग मिलेंगे, मंगोलोइड आपको अलग मिलेंगे। बात समझ आई है? तो स्पेस तो एक ही है सारा। अब हम लोगों ने क्या किया कि भाई जो दूसरे ग्रह पे अगर हम कोई मिशन भेजेंगे तो डीप स्पेस मिशन भेजेंगे, है ना, डीप स्पेस नेटवर्क उसको कंट्रोल करेगा। बात समझ आई नहीं? तो आप एक काम करो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ये सारा वैसा भूल जाओ, कोई इश्यू नहीं। ललित, आपने जो पूछा, मैंने थोड़ा सा एक कदम आगे बताने की कोशिश की थी आपको। आपको जो याद रखना है ना, मेन मेन जो याद रखना है, वो है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल IAS पीसीएस के लिए जब लोग पढ़ते हैं तो ये चीज तब काम आती है ना, तो वहां पे भी चीज है। तो शिवा का बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी, ठीक है ना, कि जी समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो थोड़ा सा आपको एडवांस बताने की कोशिश की थी। दोस्त, अपना मुझे नाम बताइए आप। कोई बात नहीं, बैठ के बता दो। आकाश। ओके, ठीक है आकाश। आकाश, दरअसल हमारा जो सब्जेक्ट चला हुआ है डियर, वो ज्योग्राफी का है, ठीक है, और उसमें टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में भी हम लोग मंगल के बारे में लिख रहे हैं। तो मंगल के बारे में हम लोगों ने पॉइंट कितने लिखे हैं अभी? 2 लिखे हैं। तो 2 पॉइंट लिखे हैं अभी, आप लिख लो फटाफट। जो एक पहला पॉइंट था वो था कि इट हैज 2 सैटेलाइट। इट हैज 2 सैटेलाइट। नहीं, परेशान नहीं होना है, देखो मेरे पास चीजें बहुत हैं। नहीं, ये नहीं पढ़ना आपको, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस बताया था भाई। जब आप सेटेलाइट पढ़ रहे हैं तो ये भी देख लो कि सेटेलाइट को कहां पे क्या बोला जाता है, बस वही बताया मैंने। और भी बहुत चीजें हैं इसमें, मैं तो कुछ बता नहीं रहा हूं अभी ज्यादा आपको। लिखो आकाश, इट हैज 2 सैटेलाइट, मंगल के बारे में। हाँ,
देखो हम लोग ना ये पढ़ रहे थे आकाश, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, देखो ये था हमारा सोलर सिस्टम। तो हम लोग मरकरी के बारे में पढ़ चुके हैं, वीनस के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, मार्स के बारे में अब पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग मार्स के बारे में लिख रहे हैं। तो मार्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, जहां पे आपने लाल ग्रह आकाश, आपका मीडियम इंग्लिश है हिंदी है? बाइलिंगुअल, गुड, अच्छी बात है, हाइब्रिड वर्जन हो आप लैंग्वेज के मामले में। फिर जहां पे भी आपने रेड प्लेनेट लिखा होगा आकाश, तो उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे और वहां पे आप लिखेंगे कि इसको लाल क्यों कहते हैं, लाल क्यों है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड। ठीक है, लोह तत्व की उपस्थिति के कारण, लोह तत्व की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड, FERUSOXIDE, फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे लिखेंगे, देखो बिल्कुल ऐसे लिख लो, ज्यादा बिल्कुल लाइन बाई लाइन लिखने से भी कोई फायदा है नहीं ज्यादा। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे मिशन या मार्स मिशन, मार्स मिशन यानी मंगल मिशन, मंगल मिशन। एक मूवी भी तो आई थी ना, मिशन मंगल। ये लोग ऐसे करते रहते। जैसे मार्स मिशन हमने पहला भेजा था कब, मोम फर्स्ट, कब भेजा था, 2013 में, जो 2014 तक वहां पे जाके पहुंच गया था। ये था PSLV-CXL-25, ये रॉकेट का नाम है और रॉकेट का नंबर है कि हमने 25वां PSLV यूज किया था इसमें। एक्सेल एक वेरिएंट है जिसको आप लोग भारी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए यूज करते हैं। PSLV की फुल फॉर्म यू नो, जानते हैं क्या है PSLV की फुल फॉर्म? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे GSLV की फुल फॉर्म क्या है? जियो, अच्छा जियो जियो, सही बात है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लिखा ही है मैंने आपको। तो एक मिशन भेजा था हमने मंगल पे मोम के नाम से। मोम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मोम का मतलब होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये ऑर्बिटर है ना कि लैंडर। ठीक है दीपक, सॉरी ललित, इसको ना मोम को आप ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मोम फर्स्ट, तो मोम सेकंड अब हम कब भेजने वाले हैं बोलो? गुड, मोम सेकंड भेजने वाले हैं कब? लैटर हाफ 2024, यानी 2024 के एंड में कह सकते हैं आप अपनी समझ के लिए। यूज क्या करेंगे हम इसमें? GSLV मैक थर्ड, और इस GSLV मैक थर्ड को आप LVM-3 भी बोलते हैं। LVM का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। GSLV, इसकी फुल फॉर्म क्या है देख लो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे ही PSLV की फुल फॉर्म क्या थी, यहां पे पूछ लेते हैं पेपर में कभी कभी ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल ऐसे लिखो जैसे मैं लिखा रहा हूं, कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो पूछना मुझसे। यस आकाश, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिखाओ, लाओ मैं लिखूं आपका, कोई बात नहीं, दिखाओ। पेन है किसी के पास एक्स्ट्रा? पेन दो कोई एक्स्ट्रा। इनके पास पेन खत्म हो गया, मतलब ये इंक फेंक गया।
एक एक शब्द। मंजीत आपके पास नहीं है एक्स्ट्रा पेन? ओ माय गॉड, इस बंदे को वजन लग जाएगा अगर ये ज्यादा पेन लेके आएंगे तो ना, बहुत वजन का मामला है। शिवा का ढूंढ रही है बेचारी अकेली ही। समृद्धि आपके पास भी नहीं क्या एक्स्ट्रा? अरे अच्छा कोई बात नहीं, चलो ललित पे मिल जाएगा। अरे वाह, ये है बिल्कुल भाई, आप तो बिल्कुल आधुनिक आदमी है भैया। देखो ये है आकाश, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस कैसी होती है ऑर्बिट? जैसे ये हमारे पास में कोई प्लेनेट है तो ये ना हल्की सी तिरछी होगी, हल्की सी तिरछी होगी, है ना, हल्की सी तिरछी होगी ऐसे करके, या मैं कहूँ ये हल्की सी ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है, ऑर्बिट ये ऐसे रहेंगे। और जो जियो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है इक्वेटर के। बात समझ आई? तो ये था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको बिल्कुल ऐसे लिखो। और ये एलवीएम भी लिखना है आपको, ध्यान देना, LVM-3 भी लिखना है ना। LVM-3 का मतलब क्या हुआ? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ध्यान दो एक बात और मैं आपको बता दूं, यही, ए भगवान क्या हो रहा है ये, देखो यहाँ पे जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूं ना, ऐसा मत सोचना कि कपिल सर तो वैसे डायग्राम बनाते रहते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें आप लोगों को समझाने के लिए हैं। GSLV मैक 30, इसको आप LVM-3 भी बोलते हैं। LVM का मतलब क्या होगा बोलो ललित? वेरी गुड, लॉन्च व्हीकल। मैक का मतलब होता है मार्क, और 3 का मतलब 3। इसी को आप, यानी इसी को कह लो या इसी को कह लो, इन दोनों को, है ना, नाम तो इनका एक ही है, इसको आप बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। भारी भारी सैटेलाइट लॉन्च करने का काम आता है ये। 8 टन का हो गया, 10 टन का हो गया। अभी हम लोग इतने पे अटके पड़े हैं, 6 टन का सैटेलाइट भेज दे रहे हैं, 8 टन का। अच्छा टन क्या होता है मंजीत? आप तो बता सकते हो टन क्या मतलब। 100 टन का, 100 किलो का 1 टन? नहीं शिवा का नहीं, ओ माय गॉड। अच्छा यही होता है, एक तो गलत ऊपर से, हाँ जी यही होता है। हाँ गुड, हाँ 1000 किलो, यानी 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल का 1 टन होता है, इसका मतलब 1000 किलो का 1 टन होता है। बात समझ आई? अरे वो भाई ये ऐसा नहीं है, 1.5 टन का मतलब एसी इतना नहीं है ये, ठीक है, वो एक इनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। 1.5 टन का एसी दीवार पे रोक लोगे आप, पता पड़ा दीवार आ गई नीचे, एसी दब गया नीचे। नहीं वो एक अलग मामला चलता है उनका, वो टन का सिस्टम अलग है। ऐसे ही अब ऐसे क्या है कि हम लोग 6-7 टन का जो सैटेलाइट लॉन्च कर दे रहे हैं, नासा इससे भी एडवांस है, ठीक है। 15-15 टन, 20-20 टन के सैटेलाइट लॉन्च करने वो लोग कर देते हैं, उनके पास में सिस्टम है बढ़िया, इंफ्रा अच्छा है। उनसे भी एडवांस कौन है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है अमेरिका में, जिसका ओनर कौन है? एलन मस्क, है ना। उसके पास में अपने अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? फाल्कन 9। फाल्कन नाम क्यों दिया? फाल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, फाल्कन। वो इतना बदतमीज पक्षी है, वो ना बाज को भी छेड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके हाथ तो मैं आऊंगा नहीं, है कि नहीं। तो इतना ही नहीं, स्पेस एक्स 50-50, 60-60, 70-70 टन के सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग में है अभी। ये हमारे फायदे के लिए। जैसे आज आप जीपीएस यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, अगर सैटेलाइट ना होते तो फोन यूज कर लेते आप? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। जानने के लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है ना भाई। हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, आपको पता है, हम पृथ्वीवासी लगभग लगभग 800 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। 800 करोड़ से ज्यादा हो गए हम पृथ्वीवासी। 800 करोड़ का मतलब 100 करोड़ का होता है 1 अरब, है ना। 100 करोड़ का मतलब 1 बिलियन भी बोलते हैं आप, ठीक है। अब इनका पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ना हम लोगों को। मिनरल्स हमारे पास में कम होते जा रहे हैं, समुद्रों में मिनरल्स बहुत सारे हैं अभी हमारे पास में,
इसलिए आप लोग देखते हैं कि समुद्र के मिशन भी हम लोग आजकल कर रहे हैं साथ मिलके दूसरे देशों के। तो भाई जनता का पेट भरना प्लस इनकी सुख सुविधाएं भी देनी है, संविधान में जो हम लोगों ने वादे किए हैं वो भी देने, तो उनकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे ना। क्या हम कम आबादी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते सब्र तो होना चाहिए। नहीं नहीं, अब ये मैं देखता हूँ 18-18 17-17 साल की उम्र में शादी ब्याह कर लेते हैं ये, है ना। इनकी ये मोमो चाउमीन टेढ़े मेढ़े टकाटक खाने की उम्र है इनकी, और ये लोग शादी कर रहे हैं आजकल। ठीक है, ना समझी तो जाहिर सी बात है बच्चे ज्यादा होंगे। भाई ऑलरेडी इतनी सारी पॉपुलेशन लेके बैठे हम, 800 करोड़ से ज्यादा पृथ्वी पे, 140 करोड़ से ज्यादा हम भारत वाले, है ना। एक अकेला देश जहां पे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अफ्रीका में लगभग 54 देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहां पे लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो लगभग 54 देशों पे हमारा देश अकेला भारी है, इंडिया। कुछ देश ऐसे जहां पे पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है ना, फिनलैंड टाइप के। ठीक है, रशिया में भी कुछ कम हो रही है, स्विट्जरलैंड में भी कुछ कम हो रही है। वो लोग परेशान इसलिए है कि यार पॉपुलेशन बढ़ाओ भैया, जो बुजुर्ग हैं वो तो मर जाएंगे, फिर देश को भाई कौन संभालेगा। इसलिए चाइना ने भी क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया उसने। एक नहीं, उसने बोला कि नहीं 2 बच्चे करिए आप, एक से काम नहीं चलेगा। अब बात समझ आई। लेकिन वो चीजें अलग है, उनका एरिया बड़ा है, हमारे पास में एरिया भी कितना है, छोटा सा एरिया है। हाँ बिल्कुल, हमें फ्यूचर का फायदा है। हाँ, आपको एलन मस्क का माइंड पता है क्या काम उसका क्या माइंड काम कर रहा है। वो सोच रहा है कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को कब्जा के पूरी पृथ्वी पे अपनी हुकूमत चलाऊं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट उसका ऐसे तो है, सारी कंपनियों को साइड में हटाओ, सब लोग मेरा फोन यूज करेंगे, मींस मेरा नेटवर्क यूज करेंगे सीधा, और पैसे मैं लूंगा। भाई वो बिजनेसमैन लोग हैं, वो ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, फॉरेस्ट के फील्ड में, है ना, मिनरल का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, वाटर बॉडीज आइसकेप का ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत सारे फायदे हैं। मुझे बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई मुखर्जी नगर में गली गली में जाके आप सर्वे करिए कि यहाँ पे है क्या क्या, तो आपका तो आधा तो जो है दिमाग खराब वैसे ही हो जाएगा। लेकिन भाई गर्मी एक तो वैसे पड़ रही है, ऊपर से फिर गली गली में जाके आप सर्वे करिए। लेकिन आप सेटेलाइट से करेंगे, सॉरी, लेकिन आप सेटेलाइट से आप कर रहे हैं तो क्या, मुखर्जी नगर छोड़ा पूरे इंडिया का सर्वे करेंगे बहुत जल्दी, ऊपर से चीजें आपको दिख रही है ना। और भी बहुत सारे काम है ना, सिक्योरिटी वाला काम है, डिफेंस वाला काम है। हम लोग कैसे हम देख पाते कि भाई चाइना ने हमारी बाउंड्री से, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, कहां से कहां तक अपने मिसाइल सेट कर दिए हैं, कहां तक वो अपनी चौकियां इधर बना रहा है। हम वहां पे जाते तो नहीं है ना, सैटेलाइट से देखते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम लोग अपनी पॉलिसी बना लेते हैं। बस समझ आ रही है। हाँ हाँ, हे भगवान, मंगलयान ये क्या है ये सब। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, फ्यूचर में अगर पृथ्वी पे जीवन खत्म होता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना। मंगल पे हम लोग 2045 तक बस्ती बसा देंगे हम, मतलब अमेरिका वाले। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर फ्यूचर में पृथ्वी खत्म भी होती है तो मंगल हमारे पास में ऑप्शन है, और वो लोग इसी के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं, मंगल पे ठीक है हम लोग चंद्रमा पे देख लेंगे, इसलिए हम लोगों ने चंद्रमा पे भी अपने मिशन भेजे। पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं चंद्रमा पे, साउथ पोल पे, है ना। दुनिया में से पहले लोग हैं हम जिसने साउथ पोल पे भेजा है अपना मिशन, डार्क एरिया, मतलब वो अंधेरे वाला एरिया है वहां पे। 2008 में जब हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था बाय PSLV XL11 से, तो पानी के एविडेंस तब भी हमने पूरी दुनिया को सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा पे पानी है। इसका मतलब चंद्रमा पे पानी है तो इसका मतलब ये कि कभी वहां पे लाइफ रही होगी। मंगल पे भी पानी के एविडेंस मिले, इसका मतलब कभी वहां पे लाइफ रही होगी। लाइफ खत्म क्यों हुई, फिर इसकी स्टडी होगी। अब क्यों खत्म हुई वो चीज फिर हम अपनी अर्थ के कंटेक्स्ट में देख लेंगे कि भाई वहां पे लाइफ इस तरीके से खत्म हुई थी, अगर हम भी वो काम यहाँ पे करते रहेंगे तो यहाँ पे भी जीवन खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ पे जाके रहेंगे। गलत बात समझी।
तो कुछ थ्योरी तो ये भी कहती है कि हम लोग पहले मंगल पे रहते थे, मंगल का जीवन खत्म करके हम पृथ्वी पे आए हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। तो ये तो बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास में सैटेलाइट लॉन्च करने के। और दूसरा, सर्विस सेक्टर में क्या फायदा नहीं है क्या सैटेलाइट का, है कि नहीं। अब करोड़ों रुपए का खर्च आता है हमारा, 450 करोड़ का मिशन था हमारे पास में, मंगलयान फर्स्ट, दुनिया का सबसे सस्ता मिशन हमारा ही था। 450 करोड़, जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 450 करोड़ बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा रहा है तभी तो, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस में जिसकी पकड़ है वो देश उतना ही ताकतवर रहेगा, है ना। हो सकता है कि फ्यूचर में धरती पे युद्ध ना हो, मतलब सरफेस पे युद्ध ना हो, सैटेलाइट पे अपना मिसाइल छोड़ देंगे हम लोग, मतलब सैटेलाइट पे ही मिसाइल सेट कर देंगे। कोई भी देश फालतू बोलेगा तो सैटेलाइट से आ रही है मिसाइल ऊपर से, कैसे रोकोगे आप ऊपर से मिसाइल को। तो जो अंतरिक्ष में पावरफुल है वो दुनिया में पावरफुल होगा। अमेरिका इस पे पहले ही काम कर चुका है, हम भी काम कर चुके हैं। अब भाई कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत सारी हैं। ठीक है जी, तो आगे लिखेंगे यहां तक। खैर मेरे पास बातें ना बहुत भर भर के होती हैं, तो फोकस करेंगे पॉइंट पे। हो गया, मंगलयान हो गया, सॉरी मंगल हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे आकाश मंगल में। वैसे 3 ही पॉइंट बहुत रहेंगे आपके, 3 ही बहुत हैं, मार्स पे 3 ही पॉइंट बहुत। अगला पॉइंट लिखेंगे जुपिटर। ये मैंने क्या लिखा है आपको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड, यही तो, हाँ यही तो है। ठीक है, जुपिटर के बारे में लिखेंगे, यानी बृहस्पति के बारे में प्लीज। बृहस्पति के बारे में फर्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट प्लेनेट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, लार्जेस्ट प्लेनेट, यानी सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ आकाश कुछ प्रॉब्लम, बॉल पेन है किसी के पास, साक्षी आपके पास, सॉरी ये समृद्धि आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, ये 2 पेन आपके पास एक्स्ट्रा तो है, एक दे दो उनको। ये चल रहा है आकाश। नेक्स्ट, it has both features like sun and planet. It has both features like sun and planet. It has both features like sun and planet. इसके पास ग्रह और सूर्य दोनों की विशेषताएं हैं, इसके पास ग्रह और सूर्य दोनों की विशेषताएं हैं। जहां पे आपने सन लिखा है, सन के नीचे अंडरलाइन करके लिखेंगे, वहीं पे ही देखो जहां पे आपने सन लिखा होगा यहां पे, इसके नीचे अंडरलाइन करके, ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव एनर्जी, रेडियो एक्टिव ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव एनर्जी, है ना। इस पर ना रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं यहाँ पे ज्यादा, इसलिए इसके पास खुद की एनर्जी है, खुद की। ये पूरे 8 ग्रहों में अकेला ऐसा ग्रह है जिसके पास में खुद की अपनी एनर्जी है। नेक्स्ट, फास्टेस्ट वेलोसिटी ऑन इट्स एक्सिस, fastest velocity on its axis, fastest velocity VELO वाला है ना, स्पीड वाला, या फिर फास्टेस्ट स्पीड कर लो। फास्टेस्ट वेलोसिटी ऑन इट्स एक्सिस, अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है ये। फास्टेस्ट वेलोसिटी, आई लगाओ, CITI, CI, हाँ सी, एस की जगह सी, हाँ ब्रैकेट बंद, ऑन इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, एपोस्ट्रोफी, हाँ गुड, एक्सिस, अपने दूरी पर सबसे तेज घूमता है। और ब्रैकेट में लिख लेंगे लगभग 9 घंटे 40 मिनट, है ना, अप्रोक्स 9 hours 40 minutes। जितना बड़ा आदमी उतना फुर्तीला है ये, अप्रोक्स 9 hours 40 minutes। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इट हैज अप्रोक्स 95 सैटेलाइट्स, इट हैज अप्रोक्स 95 सैटेलाइट्स, इसके लगभग 95
उपग्रह हैं। इसके लगभग 95 उपग्रह। नेक्स्ट पॉइंट, गैनीमेड। देखो यहां पे ना, इसको ऐसे आप लिखना, जैसे 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 आपने लिखा होगा 95 सैटेलाइट्स, है ना। इनको कैसे लिखेंगे आप, जैसे इसमें से कुछ कुछ मेन मेन है, मेन मेन है, जैसे यूरोपा, कैलिस्टो, आयोवा, गैनीमेडे। These are Galilean satellite and 4 large satellite of Jupiter। उसके बाद में गैनीमेड जहां पे भी लिखा होगा आपने, आप लिखेंगे इसमें लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ दिस सोलर सिस्टम। क्लियर, डायग्राम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। गैलीलियो, दरअसल बृहस्पति के 4 बड़े ग्रह हैं, यूरोपा, कैलिस्टो, आयोवा एंड गैनीमेडे, 4 बड़े ग्रह हैं। और इनमें भी सबसे बड़ा, सॉरी ये उपग्रह हैं, आई एम सॉरी, ये 4 बड़े उपग्रह हैं, और इनमें भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा जी, गैनीमेड। और गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है। हो गया। ये 4 बड़े उपग्रह हैं इसके ना, 4 बड़े उपग्रह हैं। दीज आर, कौन से ये, दीज आर गैलीलियन सैटेलाइट, मतलब इनको ना गैलीलियन उपग्रह भी बोलते हैं। गैलीलियो एक वैज्ञानिक था जिसने इनको देखा था, तो उसी के नाम पे इनका नाम क्या पड़ गया जी, गैलीलियन। जैसे आप किसी दूरबीन से कोई बड़े बड़े सैटेलाइट देखो और फिर आप बता दो और वो ऑथोराइज्ड हो जाएं, तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा, दीज आर ललितियन सैटेलाइट। हाँ, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, विदेशी लैंग्वेज में ऐसे, जैसे आप लोगों ने खोज लिया, कोई सिवाका ने खोजा तो दीज आर सिवाकन सैटेलाइट, है ना। तो हाँ, ऐसे ही होता है। तो जिसने जो खोजा उसी के नाम पे नाम पड़ गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास में क्या कुक आइलैंड है कि नहीं, जेम्स कुक ने खोजा था उसको, तो क्या पड़ गया, कुक आइलैंड पड़ गया, है ना। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से पड़ा, तो अमेरिगो मतलब अमेरिका बोल दिया, यानी भारत के नाम से भारत पड़ गया, नहीं, ऐसे नाम है। तो आगे लिखेंगे आप, ये हो गया जी। इसमें से जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि सबसे बड़ा क्या है इसका, ये उपग्रह है। नेक्स्ट लिखेंगे आप सैटेलाइट। ये तो हो गया ना हमारा, ओके। आपको मैं एक पॉइंट और लिखवाऊं, इतने ही बहुत हैं, इंपोर्टेंट यही है भाई। मैं तो आपको इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूँ, और वैसे भी मैं ज्यादा लिखवा रहा हूँ आपको सोलर सिस्टम में, इतना भी नहीं पूछते, कम पूछते हैं। ठीक है, उम्मीद ना के बराबर है किससे बाहर जाए। ठीक है जी। और जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो आप कई सारे सालों का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो उसमें आपको पता पड़ता है कि सोलर सिस्टम में लगभग इसी के आसपास रहता है वो। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बात समझ आई। इस तरीके से सबसे तेज कौन घूमता है अपनी धुरी पे, ठीक है। तो लगभग लगभग इसी के आसपास रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वीनस में मैंने लिखाया था आपको क्या, कि भाई जो वीनस है, जो शुक्र है, वो सबसे क्या है, ब्राइटेस्ट है कि नहीं, कि वो सबसे चमकीला है। अब सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है,
वीनस, शुक्र है, आपको पता है, लेकिन क्या सिर्फ वही चमकीला है क्या हमारे सौरमंडल में? नहीं। अब यहां पे एक शब्द है ब्राइटेस्ट, तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट कौन हो जाएगा? बोलो। आकाश? पक्की बात है? हाँ मैंने बताया है। और बोलो। मंजीत? सबसे चमकीला, हाँ वीनस। और? पक्की बात है? नहीं वो नहीं है। आप बोलो। वीनस? हाँ मैंने बोला है तो आप भी वही बोलेंगे। नहीं, सबसे ब्राइटेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में सन, सूरज। उसके बाद में है मून। मून का मतलब कौन सा? अर्थ। उसके बाद में कौन है? बोलो। वीनस। अब सन क्या है? स्टार। ये क्या है? और ये क्या है? प्लेनेट। तो मैंने वही चीज तो लिखा ही है ना आपको कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बाकी ग्रह से तो पहले और भी चीजें हैं ना, तो ये चीज आप वहीं पे नोट करके लिख सकते हैं। नहीं, बराबर नहीं है। मून मतलब पृथ्वी वाला चंद्रमा। भाई मंगल वाले जो चंद्रमा है उनको भी तो आप चंद्रमा ही बोलते हैं ना, इसलिए मैंने अर्थ लिख दिया ब्रैकेट में कि चंद्रमा कौन सा। भाई चाहे वो गैनीमेड है वो भी तो चंद्रमा ही है ना, लेकिन वो चंद्रमा किसका है? बृहस्पति का है, हमारी पृथ्वी का नहीं है। अब जैसे स्टार, स्टार सूरज सबसे चमकीला है कहां? हमारे सौरमंडल में। और हमारे सूरज के बाद में, हमारे सूरज के बाद में सबसे चमकीला कौन है? डॉग स्टार। एक तारा है जो हमारे सूरज के बाद सबसे चमकीला है, आफ्टर अवर सन, है ना, आफ्टर अवर सन। ये सबसे चमकीला है, ब्राइटेस्ट। हमारे सूर्य के बाद में सबसे चमकीला कौन है जी? डॉग स्टार। तो एक एक शब्द पे ना क्वेश्चन घूम जाते हैं। अब आपसे कोई कहे कि भाई सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा है, तो मंजित, हाँ मून। कौन से वाला मून? अर्थ वाला मून, ठीक है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह था कौन सा था? वीनस। उसके बाद में, मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैटेलाइट, सबसे चमकीला प्लेनेट कौन सा है? वीनस। सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, मैंने ना तो सैटेलाइट वर्ड यूज किया ना ही प्लेनेट वर्ड यूज किया, तो कौन सा हो जाएगा जी? बात समझ आ रही है? क्वेश्चन पूछने के तरीके। गुड। आगे लिखेंगे सैटर्न के बारे में, फटाफट लिख लो। और ये जो जुपिटर ना, इसमें ना बड़े बड़े लाल लाल बादलों के, है ना, कुछ कंसंट्रेशन मिलता है यहाँ पे। बड़े बड़े लाल लाल धब्बे, है ना, बड़े बड़े बादल। अगर आप बड़ी स्पीड से जाएंगे, हालांकि सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी है वो जुपिटर के पास देखने को मिलती है। अगर, लेकिन अगर आपकी स्पीड इतनी है तो आप इससे पार निकल सकते हैं, क्योंकि सारे गैसेस प्लेनेट हैं ये, है ना। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, सारे गैस वाले ग्रह हैं, तो आप उनसे पार निकल जाएंगे अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे सैटर्न के बारे में। गैलेक्सी लाइक प्लेनेट, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट, इसे आकाश गंगा जैसा ग्रह भी कहते हैं। लिखो, आकाश गंगा जैसा ग्रह। आकाश गंगा जैसा ग्रह। नेक्स्ट, इट हैज रिंग्स अराउंड इट। अच्छा, रिंग्स तो उसके चारों ओर भी थी जुपिटर के, ठीक है ना। इट हैज रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। अच्छा, इट हैज रिंग्स अराउंड इट, इट हैज रिंग्स अराउंड इट। रिंग्स, रिंग्स, छल्ले, छल्ले, ये वाला रिंग्स, है ना। इनको आप वलय भी बोलते हैं, इनको आप छल्ले भी बोलते हैं। छल्ला नहीं समझते कि पंजाबी में गाना भी तो है ना, जैसे ये आप अंगूठी पहनते, रिंग्स पहनते हैं, है ना। कुछ लोग तांबे के छल्ले पहनते हैं, क्यों? कि जी उनकी ना ये चट जो होती है ना, ये उखड़ते हैं तो ये बच जाती हैं, है ना। पंजाबी में तो और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग है छल्ले के ऊपर तो, नहीं। चलिए आगे लिखेंगे।
इट्स कलर इज येलो, इसका रंग पीला है। इट्स कलर इज येलो, एपिस्ट्रोफी वाला एस आएगा शिवा का, गुड। इट्स कलर इज येलो। अच्छा, येलो जहां पे भी लिखा है इसका रंग पीला है। येलो जहां पे भी आपने लिखा होगा जी, यहां पे आप लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, है ना, अमोनिया के कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है। अमोनिया के कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। और वैसे भी, हाँ अमोनिया गैस, और वैसे भी इन चारों के चारों तरफ, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इन चारों के चारों तरफ हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, ये गैस ज्यादा मिलती है। चाहे जो भी है, चारों ग्रह जो थे ना हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, अमोनिया, मीथेन, या मैं कहूं मीथेन को आप लोग CH4 भी कहते हैं, है ना, CH4, ये सब क्या है, ये ज्यादा गैसें मिलती है इनके चारों तरफ। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण ये हमें पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इट। टाइटन, TITAN इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इट। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इट। टाइटन की वॉच भी तो आती थी ना, घड़ी, अभी भी आती है मतलब। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, इट हैज मिनिमम डेंसिटी, इट हैज मिनिमम डेंसिटी, इसका घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पृथ्वी का, उसके बाद में, उसके बाद में मरकरी का, फिर वीनस का, है ना, यानी बुध का। और अच्छा, डेंसिटी आप समझते हो ना, हाँ डेंसिटी, देखो डेंसिटी अगर बोले कि इन द कंटेक्स्ट या इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी यूज करते हैं कि भाई कितने लोग कितने पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे जो भी एलिमेंट देखने को मिलते हैं, चाहे वो गैसियस एलिमेंट हो, चाहे वो जो भी हो, ये हम उससे कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज जैसे मुखर्जी नगर का एरिया है, भाई यहाँ पे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बहुत लोग रहते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। वहीं पे आप राजस्थान में आप चले जाइए, रेगिस्तान वाले एरिया में, पता पड़ा 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 4-5 लोग ही हैं, है ना। जब आप थार की साइड में आप इधर जाएंगे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता आपको, खेजड़ी के पेड़ वगैरह बस वही ज्यादा आपको दिखाई देते हैं वहां पे। बात समझ आई। तो यहाँ जो भी यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलते हैं उनका रेशियो यहाँ पे कम है, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे कम है। हमारी अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद में बुध की है, फिर शुक्र की है। बात समझ आई ना, गुड। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखो लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम that can be seen with, that can be seen with naked eyes, that can be seen with naked eyes। सौरमंडल का ऐसा अंतिम ग्रह, सौरमंडल का ऐसा अंतिम ग्रह जिसे, जिसे नग्न आंखों से या बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। सौरमंडल का ऐसा अंतिम ग्रह जिसे नग्न आंखों से, नग्न आंखें समझते हैं आप, हाँ ऐसे जैसे अब हमारी नेक्ड आइज तो है, ठीक है, आप इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से देखने का मतलब क्या हुआ कि विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन, बाइनोक्यूलर भी बोलते हैं आप उसको। दूरबीन नहीं समझते हो क्या, ऐसे जो होती है ऐसे, है ना, ऐसे उसको जूम कर करके, जूम कर करके देखते हैं, जैसे भल्लाल देव देखता है उसकी सेना को बाहुबली मूवी में,
दूरबीन से लगाओ भाई, और फिर वो उसको है ना जूम कर देता है ना, वो वाली दूरबीन। अच्छा, उसके लिए ना ललित, उसके लिए बेटा आपके पास ना एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए, है ना। शनि ग्रह को शामिल करते हुए शनि से बुध तक आप देख सकते हैं, लेकिन उनके एग्जैक्ट लोकेशन तो हो आपके पास में। लेकिन पता पड़ा ऐसे भी नहीं भाई, सूरज की रोशनी है, बुध वहां पे दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आंखें, आंखों पे चमक पड़ेगी। ठीक, तो वहां पे आप देख सकते हैं इजीली, लेकिन उसके पास, लेकिन उसके लिए आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन हो। जैसे जो भी हमारे पास में स्पेस एजेंसीज होती हैं, उनके पास में इनकी लोकेशन होती है एग्जैक्ट। बात समझ आई कि नहीं। पता पड़ा यहाँ पे है शनि और हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, यार दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है कपिल ने गलत लिखवा दिया, है ना, इसको नग नाकों से नहीं देख सकते हम। बात समझ आई नहीं। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को देखने के लिए उसके उसकी आपको लोकेशन पता होनी जरूरी है। ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे। इट हैज मैक्सिमम सैटेलाइट, इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अप्रोक्स 146। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 146। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं, 146 यानी 146। नेक्स्ट, रोटेशनल टाइम पीरियड इज, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 10 आवर्स 20 मिनट्स अप्रोक्स, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 10 आवर्स 20 मिनट्स अप्रोक्स। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है। इसका मतलब दूसरे नंबर पे सबसे तेज कौन घूमता है अपनी धुरी पे, शनि। पहले नंबर पे कौन घूमता है, बृहस्पति, 9 घंटे 40 मिनट में लगभग, और ये 10 घंटे 20 मिनट। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज अप्रोक्स 29 ईयर्स, अप्रोक्स 29 ईयर्स। परिक्रमण अवधि यानी सूरज के चारों ओर घूमने में 29 साल लगाता है जी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया बस शनि का, बहुत है, इतना है। उसके बाद में लिखेंगे आप यूरेनस, में 29 साल लगाता है जी ये। इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी पे 29 साल होंगे तब जाके यहां पे 1 साल होगा। बात समझ आई। जो भी टाउन, जो भी टाइम काउंट कर रहे हैं हम, वो कंपैरिजन करके अर्थ से कर रहे हैं। जब हमारी पृथ्वी पे 29 साल होंगे तब जाके वहां पे 1 साल होगा। क्लियर है। ऐसे ही नेपच्यून 165 साल में चक्कर लगाता है सूरज के। इसका मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी पे 165 साल होंगे तब जाके वहां पे 1 साल होगा। यानी आदमी 1.5 बार मर के पैदा हो जाएगा अगर 100 साल की एज में काउंट करें तो। और कोई वहां पे अगर हैप्पी बर्थडे मनाने पहुंच जाए तो तुम जियो हजारों साल, साल में दिनों 50,000, पता बड़ा बंदा मरेगा ही नहीं, है ना। यमराज जी थाली बैठ गए, मरने का नाम क्यों नहीं आ रहा है भाई इन पृथ्वीवासियों का, अमर अमर तो नहीं हो गए ना। क्या, अरे यमराज के लिए तो सब लगभग एक जैसी होंगे ना सारे, उसे क्या चीजें और भी हैं पता पड़ा। ये बड़े फुदकते फिर रहे हैं, आज वहां पे थे आज यहाँ पे आ गए उम्र बढ़ाने के चक्कर में, है ना। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। पता पड़ा वाह 165 साल के हिसाब से हमारी उम्र क्या है, एक एक दो दिन की ही हो, 2-3 दिन की ही हो, है ना। हम जो बोलते हैं, ये हमारे वेद शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया था, आज से हजारों साल पहले। हम जो बोलते हैं वो एक एक शब्द, उसकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाके कहीं पे स्टोर हो रही होती है। बात समझ आ रही है। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो।
अच्छा, है ना, अब मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। नहीं शिवा का ऐसा नहीं है। ये तो दरअसल हम लोग क्या सोचते हैं ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस हमारे कर्म कैसे हैं, है कि नहीं। हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारी किस्मत और नियति ने क्या सोचा है, सभी का तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। पता बड़ा ख्वाब देख रहे हैं हम लोग आईएएस बनने का, है ना, लेकिन हमारे कर्म है चपरासी बनने वाले, तो पता बड़ा पटवारी का पेपर भी पास नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से उसी लेवल पे आप अच्छे कर्म, उसी डायरेक्शन में अच्छी गाइडलाइंस हो आपके पास में, अच्छी स्टडी हो, प्लस नियति भी ऐसे चाहती हो। और नहीं, आपको पता है कितने बच्चे तैयारी करते हैं, सभी मेहनत तो बेचारे करते ही है ना, लेकिन हर कोई जॉब बन पाता है क्या। 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं आईएएस में, है ना, 12 से 13 हजार रुपये ये लोग मेंस लिखवाते हैं यूपीएससी वाले, लेते कितने को हैं, 600 700 को। ठीक है, 600 700 मैक्सिमम इतना रहता। अब तो पहले तो 1500 1600 तक की वैकेंसी होती थी, अब तो इन लोगों ने बहुत कम कर दी, अब की बार कुछ बड़ी हुई थी। ठीक है, तो इतनों में से कितने आए, क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं की। भाई जो बंदा इंटरव्यू तक पहुंच गया, इसका मतलब ये है कि उसमें आईएएस ऑफिसर बनने की काबिलियत तो है ना। अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब किस्मत का निर्धारण या किस्मत को दूसरा आदमी ही डिसाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मामला भी डिलेमा में आता ही है ना। सामने वाले को आपकी कौन सी बात पसंद आ जाए, कौन सी ना आए। अब सामने वाले का माइंड ऑफ स्टेट क्या है, पता बड़ा अपनी बीवी से झगड़ा करके आया हो, या उसकी बीवी ने उसको खरी खोटी सुनाई हो आके, फिर बच्चों पे भड़ास निकाले, अच्छा ऐसा है तुझे तो हम बिल्कुल ऑफिसर नहीं बनाएंगे, एग्जामिनर, है ना। तो बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं जी आपके सिलेक्शन में। तो कहां पे आ गए जी हम, यूरेनस यानी अरुण, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चलो खैर लिख लो, ये तो मैं आपको लिखवा दूं, फटाफट लिखो यूरेनस अरुण। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। हाँ ये सारी नेचुरल गैस, तो आदमी ने कौन सी गैस बनाई है। नहीं, यस मीथेन, उसके बाद में लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेइंग प्लेनेट, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेइंग प्लेनेट, इसे लेइंग प्लेनेट, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज मोर देन 5 रिंग्स अराउंड इट, इट हैज मोर देन 5 रिंग्स अराउंड इट, इट हैज मोर देन 5 रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ 5 से ज्यादा छल्ले हैं। इसके चारों तरफ 5 से ज्यादा छल्ले हैं। जैसे आपने लिखा होगा मोर देन 5 रिंग्स, तो जो 5 रिंग्स हैं उनके तो नाम है आपके पास में, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन ऐसे भी आप लिखते हैं, ठीक है, इप्सिलॉन ऐसे भी लिखते हैं, नाम है। तो ये 5 के नाम हैं इनके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। नेक्स्ट, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 17 आवर्स, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 17 आवर्स। सर नहीं आई क्या, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 17 आवर्स। घूर्णन अवधि, घूर्णन अवधि कितनी है जी इसकी, 17 घंटे।
या ये अपनी धुरी पर 17 घंटे में घूम लेता है। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज अप्रोक्स 84 ईयर्स। रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज अप्रोक्स 84 ईयर्स। सूर्य के चारों ओर घूमने में 84 साल का समय लगता है, या कहें इसकी परिक्रमण अवधि 84 साल। ठीक है। नेक्स्ट, नेपच्यून। इसमें 1-2 पॉइंट है, ज्यादा नहीं, वो यानी वरुण। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्टेंस। लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्टेंस। यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। लिखो ललित, सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। और ये मैंने बताया भी आपको कि भाई किस तरीके से इसे सिलेक्शन लेना है हम लोगों को। कौन सा आकाश? इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्टेंस, है ना, दूरी के आधार पे। जैसे हम लोगों ने देखा था ना यहां पे, जैसे यहां पे देखा था हम लोगों ने, देखो यहां पहले नंबर पे कौन सा? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो लास्ट हो गया। दूरी बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, जैसे जैसे सूरज से दूरी बढ़ती जाएगी तो इनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका टेम्परेचर आपको माइनस में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इनका -15-16 के आसपास है, इनका और भी ज्यादा जाएगा, इनका और भी ज्यादा जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे इनकी दूरी यहां से बढ़ती जाएगी तो ये टेम्परेचर माइनस में नहीं, ठंडे होते दिखेंगे आपको। मैं ठंडे ग्रह बोलेंगे। जब ये सबसे दूर है तो यहाँ पे सनलाइट सबसे कम पहुंचेगी, सबसे कम पहुंचेगी तो ये सबसे ठंडा भी होगा कि नहीं होगा? लिखेंगे कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। कोल्डेस्ट प्लेनेट, सबसे ठंडा ग्रह। कोल्डेस्ट प्लेनेट, सबसे ठंडा ग्रह। अच्छा, इसके बाद सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा बोलो? यूरेनस यानी अरुण, उसके बाद में शनि, उसके बाद। नेक्स्ट लिखेंगे, रोटेशनल टाइम पीरियड इज 16 आवर्स। रोटेशनल टाइम पीरियड इज 16 आवर्स, यानी घूर्णन अवधि कितनी है जिसकी? 16 घंटे। अपनी दूरी पे 16 घंटे लेता है ये घूमने के ना। जैसे ऐसे घूम गया तो इसने 16 घंटे ले लिए, यानी हमारी पृथ्वी घूमते 24 घंटे में, ये 16 घंटे में। इसका मतलब यहाँ पे 16 घंटे का दिन रात होगा। बात समझ आई? गुड। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड इज कितना हो जाएगा? 165 ईयर्स। 165 ईयर्स। पहले आदमी की एवरेज एज ना लगभग 100 साल मान लेते थे हम। पहले के लोग कुएं का पानी पी पी के भी 100 साल जी लेते थे। आज आरओ का पानी, मिनरल वाटर और ये फलाना ढिमकाना, बिस्लेरी, किनले और माउंटेन, पता नहीं क्या क्या, ये कौन सा है, वालनी वगैरह, ये सब पानी पी के भी 50-60 साल तक जी पा रहे हैं लोग, है कि नहीं? खैर, सोलर सिस्टम हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसमें मुझे आपको कुछ कुछ मेन बातें लिखानी है। जैसे व्हाट इज लाइट ईयर, स्पीड ऑफ लाइट क्या है ना, आपका कॉन्स्टेलेशन क्या होता है ना। कॉन्स्टेलेशन मतलब तारामंडल। तारामंडल मतलब कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, चमकीला कौन सा है, सप्तऋषि किसका भाग है, अर्सा मेजर क्या है, बिग बियर क्या है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, इसमें कितने तारे हैं ये पूछ लेते हैं। और इन कॉन्स्टेलेशन के हिसाब से ये आपकी जन्म पत्री कुंडली बनती है। पता है आपको आप कब पैदा हुए, टाइम क्या था, उसी टाइम के हिसाब से वो लोग पूरा कर लेते हैं कि हाँ भाई उस नक्षत्र में ये पैदा हुआ है, और उस नक्षत्र के हिसाब से ग्रह की क्या दशा होगी, उस हिसाब से आपके नाम डिसाइड होते हैं, उस हिसाब से आपका पूरा जन्म कुंडली पत्र है, सब चीज बनती है उसी हिसाब से। किसी के पास राहु केतु का चक्कर लगता है, पता पड़ा किसी का शनि खराब चल रहा है, किसी का शुक्र खराब चल रहा है, वो सब उसी आधार पर। क्लियर है? खैर, वो सब बातें मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि वो पार्ट किसका है? एस्ट्रोलॉजी का। हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से पढ़े इंपॉर्टेंट। तो जी यहां तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट?
तो नेक्स्ट क्लास में मैं जब भी आऊंगा तो इसको जरूर रिवाइज करना आप, क्योंकि मैं आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, और बाकी टॉपिक को बढ़ाएंगे यहां से आगे। ठीक है, थैंक यू।